नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। दोस्तों, प्लीज़ कहानी को सुनने से पहले ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और हाँ, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और मज़ेदार होने वाली है। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से 50 साल पहले घटी थी। मेरा नाम अजय यादव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुँचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी, और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं छालदा पहुँच जाऊँगा और वहाँ से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी, छालदा से नीमा गांव के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से भी बहुत दूर था। मैं इसी कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर उस वक्त थी ही नहीं। कच्चे रास्तों के किनारों पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं यह अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजरना एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर के किसी न किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूँ। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा तो वो सिर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़े हुआ था। अगर मैं कुछ ओढ़े ना होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह जरूर कोई 40 से 45 वर्षीय का व्यक्ति ही रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने खंडर जैसे घर का बाहरी हाथ पार किया। मैं उसके कैरियर पर अपना एयर बैग संभाले बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ न जाने कहाँ तक पहुँच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत है कि मैं मिल गया, वरना यह बस आपको कभी मिलने वाली नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है, मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है। कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में ही पहुंचे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था वह भी गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत ही अच्छी तरह जाना पहचाना लगता था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत के बारे में बात कर रहे थे। मेरे भूत कहने पर वह जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वह साइकिल रोककर बोला। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। कहाँ है बस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना कहना ही था कि बस की आवाज़ तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते हुए पाया। तेज आवाज़ के साथ वे रुक गई। वह जंग लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी और ना उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर यह महसूस किया कि यह कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में वह सब आज भी चलता ही रहता है जिसको दुनिया ने त्याग बहुत साल पहले कर चुकी होती है, जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वह कंडक्टर ही लग रहा था। बस की तरह सिर्फ उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वह दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो वह आपको अपनी मंजिल पर जब भी पहुंचा दे तो गनीमत ही समझ लेना। सीट पर बैठे हुए फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वह लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला भी है या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वह लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतजार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या क्या कहा और सुना होगा। शायद वह यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल यह भी आया कि यह भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से ही हो और वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, मगर मुझे हैरत थी कि किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा, तो जंग लगी टीन टम्पर के उस शोर में मैं शायद उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 25 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उस कंडक्टर को बहुत गौर से देखने लगा।
मेरी इस तरह देखने पर वो कंडक्टर भांप गया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बाबू साहब आप नीमा गांव जाएंगे? तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली। हाँ, मुझे एक नीमा गांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया, जिस आदमी के साथ आप आए थे क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैंने उस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। मैंने गौर किया कि वह मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब एक बात कहूँ आपसे? कहो, क्या बात है? बाबू साहब मैंने उसे देखा था। ओह, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की भी शक्ल नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आंख, मुंह कुछ भी ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझन वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं। बाबू, वहां तो बस मुझे कोई कोड़े जैसी चीज दिखाई पड़ी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो यह था कि मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर गया था, मगर वह इतनी अजीब बात इतने इत्मीनान भरे लहजे में मुझे सुना रहा था जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर यह चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों में बस नाम का होता है, वहां ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ आपको कंडक्टर व ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में घूमते मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर से किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन उसकी बात पर हंसा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत जरूर देख लीजिएगा। मेरी यह सलाह लाख रुपए की समझिएगा बाबू साहब। जैसे ही उस कंडक्टर ने यह अल्फाज कहे, मुझे फिर से किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो, कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ फिर दोबारा देखा जहां से हंसी की आवाज़ आई थी। उसने टॉर्च जला दी और उसने टॉर्च का रुख उस तरफ कर दिया जहां से वह हंसी की आवाज़ आई थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट की तरफ से लेटते हुए एक सवारी के सिर पर पड़ी। मैंने देखा उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल वह रोशनी वहां से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ हो। फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है ताकि वह अपने घाव पर ध्यान दे सके। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता और घाव से खून बगैर दर्द ही बहने लगता है। मुझे लगा कि मुझे उस व्यक्ति को बता देना चाहिए। यही सोचकर मैंने उस व्यक्ति से तेज आवाज में कहा, भाई साहब आपके कान के नीचे से खून बह रहा है। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति से यह कहा, मेरे कानों में उसी व्यक्ति की आवाज टकराई। हाँ, मुझे पता है कि मेरे कानों के नीचे से खून बह रहा है क्योंकि मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और उसी बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी, वह अब तक मेरे सिर में घुसी हुई है। इतना कहकर वह व्यक्ति खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि वह व्यक्ति अब जोर से हंसेगा और कहेगा कि उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन बस का शोर और भी बढ़ गया और जिस तरह से बस चल रही थी उससे लग रहा था कि सड़क की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। बस गेंद की तरह उछलती और फिर पटखनी खाने लगती। मेरे शरीर का अंग अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थी, पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था जो मुझे बुरी तरह गड़ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, कहीं किसी पेड़ की प्रतिछाया तक नहीं थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है। उसके पैरों के नीचे फकत बीहड़ धरती है और ना जाने किस रास्ते से गुजर रही थी।
न जाने उसका कोई रास्ता था भी या नहीं था। बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी दुनिया में सफर कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, कोई ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हजारों बार मैं कोहरे के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन बस के बाहर फैले हुए उस कोहरे की धुंध बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एक एहसास था, एक खौफ था, एक डर था जो अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए लग रहा था जिनके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने सिसकियों से भरे उस कोहरे से ध्यान हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लगता था किसी सीट पर लेटकर सो गया है। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के टीन टम्पर के अलावा कहीं कोई आवाज़ और भी सुनाई दे, ऐसी आवाज़ जो जिंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपने घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की, बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नज़र नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। लग रहा था जैसे मेरा यह अनजान सफ़र घंटों से जारी हो। वक्त का अंदाज़ा लगाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीज़ ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था। मैंने देखा उसकी बाँह कोहनी के ऊपर से कटी हुई थी और उसका आधा सिर गायब था। उसके जख्म के सुर्ख लोथड़े पर खून जमा हुआ था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। तभी मुझे कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने चीखने वाले को गाली दी थी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का साम्राज्य फिर से दोबारा कायम हो गया। चीख रुक चुकी थी, मगर उसकी प्रतिध्वनि भीतर की अंधेरी घाटियों में गूंजती रही। मेरा जी चाहा कि मैं बस रुकवा कर नीचे उतर जाऊं। अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो मुझे पहले भी महसूस हो रहा था, मगर अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। एक अनजान सा खौफ मेरे ऊपर तारी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यही एहसास हो रहा था कि यह कौन सा वाहन है। यह जो भी वाहन है, अजीब वाहन, अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि फिर एक ख्याल आया। न जाने मैं सुरक्षित कहाँ था, बस के अंदर या बाहर। कोहरे से भरे वीराने में न जाने उसने कोहरे की परतों में कहाँ कौन सी मुसीबत लखड़बग्घे की तरह छुपी बैठी हो। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम की तरफ लगाने की कोशिश की जिसे करने मैं नीमा गांव जा रहा था। वहाँ मुझे क्या करना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को यह इत्मीनान दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलती नहीं की। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा को जानना चाहा जिधर से आवाज आई थी। आखिर मैंने सोचा कि वह शायद कंडक्टर ही होगा। इतना उकताहट भरा सफर तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सीटी की आवाज धीमी मगर स्पष्ट थी। फिर मैंने भी सोचा यह मेरे कानों का भ्रम भी हो सकता था। बस खाली हिचकुले ही नहीं खा रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर जमीन पर पटका जा रहा हो। वह जमीन से उठती और फिर टकराती। न जाने वह बस चल कैसे रही थी। उसकी देह में फंसी हुई टीन और लोहा हर टकराव पर आपस में लड़ रहे थे, चीख रहे थे, बस चलाने वाले को कोस रहे थे। इतना हास्यास्पद वाहन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा था, जो चलना चाहता नहीं था फिर भी चल रहा था। मैंने अंदाजा लगाने की बहुत कोशिश की कि यह शोर उस स्तब्ध निर्वता में कहां तक पहुंच रहा होगा। कितने वन्य प्राणी इसकी आवाज पर डर कर भागे होंगे जब यह इंसानी बस्ती के आसपास से गुजरी होगी। न जाने कितने बच्चे नींद से चौंक कर रोए होंगे। और फिर अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई। फिर भी यह संगीन सवाल अपनी जगह पर कायम रहा कि बस चल कैसे रही है। यह इसका अपना कमाल है या इसे चलाने वाले का। मैंने सर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। दरअसल मैं उसके कमाल पर दाद देना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वह इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे यह कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई ऐसे बीहड़ में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है। इस नामुमकिन को कोई कैसे मुमकिन बना सकता है। अगर मुमकिन होता तो मैं उससे यह भी पूछता, क्या वह सच में सही रास्ते पर जा रहा है।
मैंने गर्दन तानकर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह जो भी था बस अपना काम कर रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभरा जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई कि अगर मैं वह सवाल किसी दूसरे के सामने लाता तो यकीनन वह मेरा मजाक उड़ाता। और वह सवाल यह था, क्या इस बस का सचमुच कोई ड्राइवर था भी या नहीं। मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने छुआ और मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हटाना चाहा, मगर कुछ देर बाद फिर ऐसा लगा कि बाकायदा कोई मेरे पैर को छू रहा था। मैंने गौर किया, वह कोई हाथ था, कोई छोटा सा, जैसे किसी बच्चे का। वह हाथ मेरी पिंडली को पकड़ना चाहता था। मैंने झुककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बहुत फुर्ती से फिसल कर हट गया। मैंने अंधेरे में उस हाथ को टटोलने की बहुत कोशिश की, मगर वह पकड़ में नहीं आया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद यह किसी बच्चे का हाथ था, शायद नहीं, बल्कि यकीनन यह किसी बच्चे का ही हाथ होगा। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं केवल जाग ही नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से चौकन्ना भी था। मगर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन सा बच्चा है जो छुप छुप कर शरारत करने पर तुला हुआ है। मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान का बच्चा अंधेरे में इस बस के बर्फीले फर्श पर सांप की तरह इस तरह रेंग सकता था, वह भी पकड़े जाने से पहले बेहद फुर्ती से फिसल कर निकल जाए। अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं जिस बच्चे का हाथ समझ रहा था वह कोई सांप तो नहीं था। मैं अपनी ही सोच में हंस दिया। मैं यह सारी बातें सोच ही रहा था कि कंडक्टर ने किसी जगह का नाम पुकारा और उसके बाद बस एक जोर का झटका खाकर रुक गई। दो आदमी अपनी सीट से उठे और वह मेरे करीब से गुजरे। मैंने अंदाजा लगाया उसमें एक औरत थी और उसने अपनी गोद में कुछ उठा रखा था। कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था। अंदाजा सही भी हो सकता था और गलत भी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे कंधे से उसके शरीर का स्पर्श हुआ। यूं लगा जैसे बर्फ की सिल्ली मेरे जिस्म पर पड़ गई हो। मैंने सोचा हो सकता है कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर शायद कोई और ही वजह हो। दोनों बस से अंधेरे में ही उतर गए। बदतमीज कंडक्टर ने उन्हें टॉर्च दिखाने की जरूरत तक नहीं समझी। वो जहाँ था वहीं बैठा रहा। बस आगे बढ़ने के लिए हिली ही थी कि मेरे पीछे की सीट से किसी ने आवाज दी, अरे मुसाफिर, यह हाथ तुम्हारा तो नहीं? अरे हाँ, मैं अपने बच्चे का हाथ तो लेना ही भूल गई। बस से उतरने वाली स्त्री ने जोर से कहा और उसके साथ पुरुष ने जोर से चिल्लाकर उसे गाली दी। फिर मुझे बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और औरत ने उसे चूमकर चुप कराया। जैसे ही मैंने ये सारी बात सुनी, चंद लम्हे के लिए मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा था। एक बार मुझे फिर से विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ कटे हुए हाथ की बातें तो ऐसे हो रही है जैसे कि कोई बात ही नहीं है। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं किसी गलत बस में बैठ गया हूँ। शायद मैं बहुत बड़ी किसी मुसीबत में हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त खामोश रहने में ही भलाई समझी। मेरे अंदर कई सवाल चल रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि अब शरीर पर काबू पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने एक आंख भरकर फिर घड़ी को देखा, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि कितने बजे थे। यूं लग रहा था जैसे घंटों बीत चुके हों, और शायद घंटे बीत भी चुके थे, मगर सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम नहीं बस किस रास्ते पर जा रही थी और उसकी मंजिल कहाँ थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए उठा कि समय कितना हुआ होगा और नीमा गांव अभी और कितना दूर था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि बस एक बार फिर उछली और मेरा सर उसकी छत से टकराया। मुझे लगा कोई कील मेरे सर में घुस गई हो। मेरे मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और किसी के हंसने की आवाज आई। ना जाने वह कौन था जिसे उस अंधेरे में भी मेरी हालत का पता चल गया था। मेरे मन में अपने आप ही एक ख्याल आया कि यह जो दबी दबी आवाज मैंने सुनी थी वह सचमुच किसी की हंसी ही थी। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर वहीं पर सोया हुआ था शायद। मेरा पैर रास्ते में किसी चीज पर पड़ा और एक स्पष्ट सी आवाज बड़ी जोर से हुई। एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैंने वहीं रुककर समझने की कोशिश की कि मेरा पैर आखिर किस चीज पर पड़ा था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हुआ था
जैसे कि मेरा पैर किसी इंसानी अंग पर पड़ा हो। वो जो भी था, मुझे शिष्टाचार के तहत माफ़ी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ करना। अचानक एक आवाज़ का शोर हुआ। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा सा रास्ता पाकर एकदम से निकल गई हो। मगर यह बड़ी अजीब बात थी कि उसमें किसी दर्द का आभास भी था। मेरे माफ़ी मांगने का अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वह अजीब सी आवाज़ भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब ना पाकर मैंने उस चीज़ को हाथ से छुआ और मेरे दिल दिमाग में एक और झटका लगा। जिस सीट की तरफ मुखातिब होकर मैंने माफ़ी मांगी थी वह खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज़ दी, कंडक्टर साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, जवाब फिर नहीं आया। मैंने एक एक करके सारी सीटों को टटोला। हर सीट खाली मिली। पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडे लोहे और रैक्सिन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज़ नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज़ लगाई, मगर वो जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज़ फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ। मैंने पूरी बस को बार बार खंगाला। घोर अंधेरे में जिस चीज़ पर भी मेरा हाथ पड़ा मैंने उसे टटोलकर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारी सवारियों का वजूद न जाने किस हवा में गुल हो गया था। कहीं कोई नहीं था। जिंदगी का कोई आसार ही नहीं था। फिर मैं उस ओर बढ़ा जहां ड्राइवर को होना चाहिए था। वहां बढ़ते हुए मैं उसके करीब पहुंच गया। मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वह सही साबित भी हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कहीं कोई नहीं था। वह जमीन के ऊपर ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वह ना जाने कहाँ जा रही थी, ना जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी, जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरी रूह को झंझोड़ गया। क्या मैं कभी अंधेरे कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? टीन, लोहे, पहिए, सीटें, खिड़कियां, सारी चीजें, सारे कलपुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाज़ों से मिलकर जो एक आवाज़ बन रही थी वह एक करहाती हुई चीख थी। मैंने सोचा कि इस बस ने इस दुनिया में आखिर सफ़र कब किया होगा, कितने साल, कितने ज़माने पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि आज वो जिस सफ़र पर थी वह मुझे अपने साथ ले जा रही थी। यह मेरी परिचित दुनिया का सफ़र बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया कि बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके मैं इस बस से दूर चला जाऊं। न जाने कौन सी बलाएं थी जो इसमें मेरी हमसफर थी, लेकिन मेरे इरादे को इस झिझक ने रोक दिया कि क्या पता बाहर कोहरे भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि खतरा ज़्यादा कहाँ था, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं इसी पशोपेश में था कि बस एक जोरदार चरमराहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हजारों झींगरों की आवाज़ें थी। फिर मुझे कहीं दूर गीदड़ों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कटीली घास से भरी ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा। मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आसार नहीं था। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नजर नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। कपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश रोशनी नजर नहीं आ रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका बाली का हवा इस समय साबित हो रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए। पता नहीं उस बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया था। अचानक फिर से गिधड़ की आवाज़ों का शोर मेरे कानों तक पहुंचने लगा। फिर से चारों तरफ झिंगरों की आवाज़ें आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे ही पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि
कि ये प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन को थोड़ी सी शांति मिलती हुई प्रतीत हुई, ये सोचकर कि कोई तो आया और मैं अब अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नजदीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। वह गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंड में सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर जा रही थी और मेरी नजर आप पर पड़ गई। भी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा था तब मुझे वहां पर कोई भी किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई। इसने मुझसे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ पर आए हो उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? क्या गूंगे हो क्या? आवाज नहीं है मुंह में? क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे नीमा गांव जाना है। नीमा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बाबूजी। आपको किसी ने बताया नहीं? उस औरत ने भारी आवाज में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस नीमा गांव के लिए ही पकड़ी थी। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भूतिया बस से यहाँ पर आए हो? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस से तुम्हारा क्या मतलब है? बाबूजी, इस वीराने में यहाँ अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहाँ पर तो कोई बस अड्डा है ही नहीं। और आप कह रहे हो कि आप बस से यहाँ तक आए हो? दरअसल यहाँ आसपास भूत प्रेतों का बहुत ज्यादा शोर है बाबूजी। ज्यादातर तो भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं जिस जगह पर आप खड़े हुए हो। पता नहीं आप कैसे बच गए। पता नहीं कि उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। अगर आप चाहो तो आप तब तक मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरानी से उस औरत की तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाजें आ रही थी। एक तो आवाज आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी माजरा कुछ ऐसा ही हो। और दूसरी आवाज आ रही थी कि मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस बस के सफर ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मेरा शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। क्या सोचने में लगे हो बाबूजी? हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप शकल से काफी थके हुए दिखाई देते हो। सुबह तक हमारे घर में आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको नीमा गांव तक पहुंचा देंगे, वरना सुबह तक आप यहाँ पर सर्दी में ठंड से ठिठुर कर ही मर जाओगे। एक बार को मेरे मन में आया कि मैं उससे कहूँ कि वह अपना घूंघट उठाकर एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर मैं मन मसोक कर रह गया। मुझे लगा कहीं वह औरत मेरी बात का बुरा न मान जाए। एक तो वो औरत मेरी मदद कर रही है और मैं मन ही मन में उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे बाबूजी? बस ऐसे ही पूछा था। वैसे मेरा नाम निर्मला है और सब गांव वाले भी मुझे निर्मला ही कहते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने महसूस किया कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो औरत खेतों के अंदर बनी पगडंडियों की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। आखिर मुझसे रहा ना गया। तुम खेतों के अंदर कहाँ जा रही हो? बाबूजी, हमारा गांव इस खेत के पार ही है। आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर वो चुपचाप हो गई और फिर दोबारा चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगा। झींगरों की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात के अंधेरे में, घोर अंधेरे में और बेहद ठंडी तेज हवा में वो खेत ही बहुत ज्यादा दहशतनाक लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे कितनी देर तक चलता रहा मुझे नहीं पता। न जाने कितना लंबा रास्ता था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती चली जा रही थी। ऊपर से हवाओं का शोर मेरे कानों में टकरा रहा था। रात के सन्नाटों में, तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते अंधेरे में जो आकृति बना रहे थे, उसे देखकर मेरे बदन में डर की सिरहनें बढ़ रही थी।
मैंने दोबारा उस औरत से पूछा जिसने अपना नाम निर्मला बताया था, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस बाबूजी, ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं है, अब यहीं पास में ही मेरा घर है। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि मैं खेत से बाहर निकल आया हूँ। मैं अभी भी निर्मला के पीछे पीछे ही चल रहा था। अब मुझे दूर से कच्चे मकानों की हल्की हल्की आकृति दिखाई देने लगी थी। मैं समझ गया कि लगता है निर्मला का घर इन्हीं धुंधली आकृतियों में से एक होगा जो कि मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। बहुत दूर पैदल चलने के बाद निर्मला एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे वहां पर 6 या 7 टूटे फूटे मकान ही नजर आए जिनमें अंधेरा था। मगर निर्मला जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी वो दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। मकान कच्चा था और बहुत ही पुराना बना हुआ मालूम होता था, मगर वह मुझे इस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बदन इस वक्त आराम मांग रहा था। मेरे शरीर की एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था और ऊपर से मुझे अब ठंड भी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर निर्मला के पैर रुक गए और उसने पलटकर मेरी तरफ देखकर कहा, लो बाबूजी, आ गया, यही है हमारा घर। घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो बच्चा हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। सच तो ये है कि वो रो कम चिल्ला ज्यादा रहा था। मैंने सवालियों नजरों से निर्मला की तरफ देखा। अरे बाबूजी, हमारा ही बच्चा है, इसको रात में जगने की आदत है और दिन में सोने की। बहुत बुरी आदत है इसकी। मैं बहुत देर से घर में नहीं थी ना, इसलिए रोने लगा होगा। तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर निर्मला अपने घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई और मैं झिझकते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाकर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल ही होगी, और ठीक उसके बगल में एक 7 या 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था जिसका रंग थोड़ा सा काला था, और सामने एक बूढ़ी औरत जलते हुए चूल्हे में रोटियां बना रही थी, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुश्किल से 1 या 2 लकड़ी चूल्हे में रखी हुई थी जो बहुत धीमी आंच में जल रही थी। वो बूढ़ी औरत निर्मला से कहने लगी, उसकी आवाज में बहुत क्रोध था, कहाँ मर गई थी तू? तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तुझे कितनी बार मना किया है कि जल्दी आ जाया कर। तेरा मर्द तेरा इंतजार करते करते बाहर ही सो गया। मुझे उस बूढ़ी औरत का वाक्य सुनकर बड़ा अचंभव हुआ। इतनी सर्दी में बाहर सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है और यह बड़े आराम से बता रही है कि तेरा मर्द बाहर सो गया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है इसका पति जरूर पियक्कड़ होगा जो शराब के नशे में बाहर सो गया होगा, क्योंकि शराबियों को सर्दी नहीं लगती। मैं अब उस मकान को गौर से देखने लगा। देखने पर ही मुझे यह आभास हो गया कि मकान के नाम पर सिर्फ वहां पर एक छोटा सा कमरा था, वह भी कच्चा। उस बूढ़ी औरत, निर्मला और 2 बच्चों को मिलाकर सिर्फ इतनी जगह थी कि मैं एक तरफ बैठ सकूं। लेटना तो बहुत दूर की बात है। मैं अंदर ही अंदर मन मसोक कर रह गया। जो भी हो, अंदर जाते हुए थोड़ी सी सर्दी मुझे कम लगने लगी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं इधर उधर बैठने की जगह तलाश करने लगा, मगर मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मेरे कानों में निर्मला की आवाज टकराई, जो कि बूढ़ी औरत से बातें कर रही थी। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं, मैं अपने साथ किसी को लाई हूँ। निर्मला का इतना कहना ही था कि वह बूढ़ी औरत जो कि रोटी बनाने में मगन थी, उसकी क्रोध भरी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। अरे कलमुही, किसको साथ लेकर आई है तू? अरे अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन लो। इन्हें नीमा गांव जाना है और यह उस भूतिया बस से सफर करके उस सुनसान जगह में खड़े हुए थे जहां पर लोगों की लाशें अक्सर मिलती हैं। क्या बात कर रही है बहू? उस भूतिया बस में तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। यह तू क्या कह रही है? अरे अम्मा, एक नजर देखो तो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। निर्मला का इतना कहना ही था कि वह बूढ़ी औरत मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उस बूढ़ी औरत की बस हल्की आकृति ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि लालटेन का प्रकाश बहुत ही धीमा था, इसलिए सब कुछ साफ देख पाना नामुमकिन सा था। मैं लालटेन के धीमे प्रकाश में उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत जल्दी ही मैं समझ गया कि मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। प्रकाश बहुत धीमा है, उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख पाना नामुमकिन ही था। वह बूढ़ी औरत निर्मला पर अब भी चिल्ला रही थी और मैं यह सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद वह बूढ़ी औरत फिर से चूल्हे पर रोटी बनाने लगी और निर्मला मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बाबूजी, तुम थक गए होगे, तुम्हारे चेहरे पर थकान अब साफ साफ दिखाई दे रही है।
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए लेटने की व्यवस्था कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से कमरे में यह लेटने की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। तभी मैंने देखा कि निर्मला ने अपने 8 साल के बच्चे को एक तरफ बैठा लिया और जो उसका बच्चा रो रहा था उसे दूसरी तरफ बैठा दिया और एक गंदी सी चटाई लेकर उसने बिछा दी और मेरी तरफ इशारा करके कहा, आओ बाबूजी लेट जाओ। मैं उस गंदी चटाई की तरफ देखने लगा। तभी उसने मुझसे दोबारा कहा, हम गरीब लोग हैं बाबूजी, हमारे यहाँ पर अंग्रेजी गद्दे तो नहीं हैं। यही चटाई मिलेगी जो कि इतना तो कर सकती है कि आप अपने बदन को थोड़ा आराम दे सको। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे उसकी बात में दम नजर आया। मैं चटाई पर एक तरफ जाकर लेट गया और अपने बैग को मैंने तकिया बना दिया। जैसे ही मैं चटाई पर लेटा मुझे उसी वक्त नींद के सन्नाटे आने लगे। मैं कब गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला और मैं कितनी देर तक सोता रहा यह भी मुझे नहीं पता चला। गहरी नींद में मेरे कानों में फिर से उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ टकराई। मैं अचानक से उठकर बैठ गया। मेरी नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो मैंने देखा वह बच्चा अभी भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मुझे उस समय उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस बच्चे के हलक में ऐसा क्या चीज़ है जिससे उसकी आवाज़ का स्वर इतना तेज है जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हल्के से प्रकाश में मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे निर्मला नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका 8 साल का बेटा जिसका रंग काला था बैठा हुआ दिखाई दिया। वह अभी भी उसी मुद्रा में ही बैठा हुआ था। वह मेरी ही तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका मुझे इस तरह देखना उस वक्त बहुत अजीब लगा, परंतु मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो खुद इनके घर का कुछ देर के लिए मेहमान था। फिर अचानक मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत पर चली गई। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वह औरत अभी भी रोटियां ही बना रही थी। चूल्हा अभी भी हल्का हल्का जल रहा था, मगर मुझे अभी भी बहुत गहरी नींद आ रही थी। मैं फिर से दोबारा लेट गया। लेटते समय मैं फिर कब गहरी नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर तक मैं खर्राटे लेकर सोता रहा, मगर फिर से मेरे कानों में उसी बच्चे के हलक फाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं झुंझलाकर उठकर बैठ गया और इधर उधर दोबारा देखने लगा। मुझे इस बार भी निर्मला कहीं नजर नहीं आई और मेरे सामने नज़ारा वही था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। वह काला बच्चा मुझे ही देख रहा था और वह बूढ़ी औरत अभी भी रोटी ही बना रही थी। मुझे यह देखकर दोबारा बड़ी हैरानी हुई कि यह अभी तक रोटियां क्यों नहीं बना पाई। मैं अब उठकर बैठ गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। यह देखकर मुझे और भी ज्यादा क्रोध आ गया कि प्रकाश इतना धीमा था कि मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मैं लगभग यहाँ पर कितनी देर तक सोता रहा हूँ। मेरे दिमाग के मुताबिक मुझे यहाँ पर सोते हुए 2 या 3 घंटे तो आराम से हो गए होंगे। सुबह होने ही वाली होगी। फिर मेरी नज़र दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ चली गई। वह अभी भी रोटी बनाने में मगन ही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैं उस बच्चे की तरफ देखने लगा जो मुझे अभी भी घूर रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैंने उस बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही बेटा? मगर उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उस बच्चे को देखकर दोबारा कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मगर वह बच्चा इस बार भी मुझे घूरता ही रहा। यह देखकर मेरी अंदर ही अंदर आते पीते सुलग गई। जी तो चाह रहा था कि एक जोरदार चांटा इसके गाल पर दे मारो। कितना ढीठ बच्चा है यह। मैं इससे पूछ रहा हूँ मगर यह मुझे पागल समझ रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज मुझे सुनाई दी जो कि अभी भी रोटियां ही बना रही थी और रोटी बनाते बनाते ही वह बातें भी कर रही थी। उससे क्या पूछ रहे हो सहरी बाबू? वह बेचारा तो गूंगा है और बहरा है। वह ना तो सुन सकता है और ना तुम्हारी बात का कोई जवाब दे सकता है। मुझसे पूछो क्या पूछना है। मैं उस औरत की तरफ फिर से दोबारा गौर से देखने लगा, मगर इस बार भी मुझे नाकामयाबी ही हाथ लगी। मुझे उसका चेहरा अभी भी साफ साफ नहीं दिखाई दिया। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैं उससे निर्मला के बारे में पूछूं तो कहीं वह बुरा ना मान जाए। बहुत देर तक मैं ऐसे ही बूथ बना खड़ा रहा। उस बूढ़ी औरत की आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार उसकी आवाज में थोड़ा सा क्रोध भी झलक रहा था। अरे का बूथ बनने खड़े हो सहरी बाबू? का पूछना चाहते हो? जल्दी बोलो। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसकी बात का जवाब दिया। मुझे यहाँ पर सोते हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए होंगे। सुबह होने वाली होगी या शायद हो गई होगी। मैं आपकी बहू के बारे में पूछ रहा था। मुझे नीमा गांव जाना है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह होते ही किसी बच्चे के हाथों मैं तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। हाँ, उस कलमुही ने सही कहा था सहरी बाबू, लेकिन सुबह तो होने दो।
अभी तो आधी रात का वक्त है, जब सुबह हो जाएगी तब हम तुम्हें पहुंचा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सोते हुए आराम से 2 या 3 घंटे का टाइम हो चुका था। मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया शहरी बाबू। चाहो तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लो, अभी भी रात का ही समय है। लेकिन मुझे तो सोते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। सोते हुए में ऐसा ही लगता है शहरी बाबू, मगर ऐसा होता नहीं। उसकी बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैंने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उस बूढ़ी औरत की बात बिल्कुल सही थी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा मेरे बदन से टकराई और बाहर का नज़ारा वही था जब मैं इस घर में आया था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से उसी चटाई पर जाकर बैठ गया। अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं बैठे बैठे वहां पर समय काटने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बैठे बैठे अच्छा खासा समय हो गया था। मैंने फिर अपने मन ही मन में जब अनुमान लगाया तो मेरे दिमाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ पर बैठे हुए कम से कम अब 2 घंटे का समय तो आराम से हो गया होगा। मेरी नज़र फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ गई। वह अभी भी रोटियां ही बना रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो सुबह हो ही गई होगी। हो सकता है उस वक्त मैं कुछ ही देर सोया हूँ और मुझे एहसास ना हुआ हो, लेकिन अब तो मुझे जागते हुए कम से कम 2 या 3 घंटे का समय आराम से गुजर चुका था। मैं उठकर खड़ा हुआ ही था कि तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर से मुझे सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो शहरी बाबू? सुबह हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं नीमा गांव का रास्ता खुद तलाश लूंगा, आप परेशान ना हो। अरे तुम इतने परेशान क्यों होते हो शहरी बाबू? क्यों मरे जा रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने तेज आवाज में कहा। पहले सुबह तो हो जाने दो, जब सुबह हो जाएगी तब हम खुद तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे, या वो कल मुही आ जाएगी उसके हाथों पहुंचा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरा फिर दिमाग चकरा गया और मैं हैरत से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगा। मैं अपना बैग उठा चुका था और मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से मुझे बोली, अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो दरवाजा खोलकर फिर देख लो, अभी सुबह नहीं हुई। उसकी बात सुनकर तेज कदमों से चलता हुआ मैंने दरवाजे को खोल दिया, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा को खोला, यह देखकर मेरी हैरत का इंतहा नहीं रही कि अभी भी रात ही थी। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। मेरे सामने अभी भी वह बूढ़ी औरत और वह हलक फाड़ता हुआ बच्चा और वह 8 साल का गूंगा बहरा बच्चा मौजूद था। निर्मला अभी भी गायब थी। मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी देर में तो सुबह हो जानी चाहिए, यहाँ पर सुबह क्यों नहीं हो रही है? मैं दरवाजे पर खड़ा बाहर घनी अंधेरी रात को देखने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज मुझे फिर सुनाई दी, दरवाजा बंद करो शहरी बाबू, बच्चे को ठंड लग जाएगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और जाकर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मुझे अब वहां पर अजीब सी घुटन होने लगी थी। अब मुझे वहां का माहौल अजीब सा प्रतीत हो रहा था। मुझे अंदर से एक अनजाना डर सा लग रहा था। काफी देर तक मैं अपनी जगह पर बैठकर दरवाजे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, ये सोचकर कि निर्मला आ जाए तो मैं उसके साथ उसी जगह पर जाने के लिए कहूँ जहाँ मुझे उस बस ने छोड़ा था। मगर पता नहीं निर्मला कहाँ जाकर मर गई थी। तभी मुझे उस बच्चे की चीखने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जो फिर से हलक फाड़ फाड़ कर दोबारा चिल्लाने लगा था। मेरी नज़र उस बच्चे पर गई जो 8 साल का था। वो वैसी ही मुद्रा में बैठा हुआ था, अब भी मुझे घूर रहा था। मैंने फिर उस बूढ़ी औरत को देखा जो अभी चूल्हे पर रोटी बनाई जा रही थी। अचानक मेरे मन में अंदर से आवाज़ आई कि लगता है कहीं गलत जगह फंस गया हूँ। मैंने बारीकी से जब हालत का मुआयना किया तो तब मुझे अंदर से अचानक एक झटका सा लगा कि ये लोग किसी भी तरह से सम्मान्य लोग नहीं लग रहे थे। कुछ तो अजीब हो रहा था जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उठकर अचानक खड़ा हो गया और उस बूढ़ी औरत के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ अम्मा जी, आपकी बहू पता नहीं कब तक आएगी। अब तो मुझे यहाँ पर काफी देर हो गई है। क्या बात कर रहे हो शहरी बाबू, सुबह तो हो जाने दो। उस बूढ़ी औरत की फिर से ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आव देखा ना ताव, गुस्से से चिल्ला उठा। मैं काफी देर से उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को झेल रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने चीख कर उस औरत से कहा, सुबह नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, मुझे यहाँ पर कम से कम 6 या 7 घंटे हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही तेज और ठंडी हवा का थपेड़ा बारिश की बूंदों के साथ मेरे गाल पर पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर तूफान आया हुआ है।
तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में भारीपन था। बाहर तूफान है शहरी बाबू, अगर बाहर जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मैंने इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपना बैग कंधे पर लटका लिया। मैं बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने झुंझलाकर जब पीछे देखा तो मेरे सामने वही 8 साल का बच्चा खड़ा था, जिसने बड़ी ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोशिश करने के बाद मैं हैरान रह गया। उस बच्चे की ताकत देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि मैं अपना हाथ चाह कर भी उससे नहीं छुड़वा पा रहा था। मैंने इस बार अपना हाथ छुड़ाने में पूरी ताकत झोंक दी, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। जैसे जैसे मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था उस बच्चे की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अचंभे का विषय था। मैंने उस बच्चे से चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से अभी जाना है, मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मगर वह बच्चा खामोश खड़ा रहा और मेरा हाथ पकड़े हुए वह लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मैंने इस बार दोबारा चीख कर उस बच्चे से कहा, मेरा हाथ छोड़ते हो कि नहीं? तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत की भारी आवाज़ सुनाई दी, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो शहरी बाबू। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया तो था कि यह बेचारा तो गूंगा और बहरा है। इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ बहुत करीब से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मेरे ही पास आ रही थी। मुझे मेरे अंदर एक अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ ही समय के बाद वह बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और घना अंधेरा था, लेकिन अब वहाँ पर बिजली कौंधने लगी थी। मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दे गया। मगर जैसे ही मैंने उस एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखा, मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से मानो जान ही निकल गई हो। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बल्कि यूं कहा जाए कि उसके चेहरे से उसका मांस उसकी हड्डियों से लटक रहा था या फट रहा था, तो कुछ गलत नहीं होगा। अचानक मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत तेज तेज आवाज में हंसने लगी। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो कोई चुड़ैल या डायन थी। मैं स्तंभ खड़ा हुआ यह सब नज़ारा देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैर पर कोई नोच रहा है। मेरी निगाह जब नीचे गई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वह वही छोटा बच्चा था जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, जो उस वक्त मेरे पैर में बुरी तरह से नोच रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज मेरे कानों में फिर टकराई, तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते शहरी बाबू। बड़े सालों बाद यहाँ पर कोई आया है, अब तुम्हें यहाँ पर हमारे पास ही रहना होगा। और हाँ, यहाँ पर कभी सुबह नहीं होती। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी और मुझे दोबारा उसका चेहरा दिखाई दे गया और फिर से डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो इन भूत प्रेतों के बीच में फंस कर रह गया हूं। मुझे आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि जो भी हो, एक बार जान बचाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान का पूरा ध्यान लगाया और अपनी पूरी शक्ति उस बच्चे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बच्चे से हाथ छुड़ाने में। मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं दरवाजे से दूर एक तरफ गिर गया। तभी अचानक फिर से एक बार बिजली चमकी और मुझे उन तीनों के चेहरे चमकती हुई बिजली में साफ साफ दिखाई दे गए। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत का चेहरा तो बहुत भयानक था ही, मगर अब साथ में उस बच्चे का चेहरा भी जला हुआ था। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो वह सबसे छोटा वाला बच्चा लग रहा था, जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बुरी तरह से भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किस दिशा की ओर भाग रहा हूँ, बस मैं भागा ही जा रहा था। मैं कितनी देर भागता रहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा था। अचानक मेरा जिस्म भागते हुए अचानक किसी और जिस्म से टकराया और मैं गिर गया।
मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मेरी सांस हलक तक आ चुकी थी। तभी घने अंधेरे और तूफान के बीच मुझे निर्मला की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? मैं थोड़ी ही देर के लिए क्या चली गई, तुम वहाँ से चले आए? मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं सुबह किसी बच्चे के हाथों तुम्हें नीमा गाँव पहुँचा दूंगी। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था बाबूजी। निर्मला की आवाज़ सुनकर मेरा शरीर फिर से एक बार काँप कर रह गया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि यह भी कोई चुड़ैल या पिशाचनी ही होगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं फिर से दोबारा अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। निर्मला की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कहाँ तक भागोगे? सुबह होने में अभी भी देर है। सुबह मैं तुम्हें नीमा गांव तक पहुंचा दूंगी। मगर मैं सिर्फ भागे ही जा रहा था और मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि पता नहीं सुबह कब होगी, आखिर यह सुबह क्यों नहीं होती। न जाने कितनी देर भागने के बाद मुझे कुछ रोशनियां नजर आई तो मैं उस तरफ भागा। उन पलों में उम्मीद की जो रोशनी मेरे अंदर चमकी वह शायद कुछ इस तरह की थी जैसे रेगिस्तान में भटके किसी पथिक को अचानक नकली स्थान नजर आ जाए। और इतनी ही गहरी थी मेरी निराशा जब मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया। न जाने कितनी चिताओं से निकलती हुई लपटें आकाश को छूना चाह रही थी। अजीब तमाशा था, एक खेल था आशा और निराशा का। उम्मीद की अगली किरण तब चमकी जब मैंने वहां एक इंसान को देखा। शायद वह शमशान में चिताओं की निगरानी करने वाला था। वो जो भी था लेकिन इंसान था। मैंने उसे आवाज दी। एक चिता में अंगारों को एक बांस से पलटते हुए उसने मेरी तरफ घूमकर देखा। बदहवासी के हालत में भागते हुए मैंने करीब पहुंचकर न जाने क्यों उसका हाथ थाम लिया और एक गगनभेदी चीख, जो मुझे याद नहीं वह चीख उसकी थी या फिर मेरी। उसका हाथ एक हड्डी की शकल में मेरे हाथ में था और वह खुद हवा में घुल चुका था। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया तो मेरे सर पर सूरज चमक रहा था और कई लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। पता चला कि नीमा गांव वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उन्हीं लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचाया। उन्हीं गांव वालों ने मुझे यह भी बताया कि कई साल पहले नीमा गांव से 15 मील दूर एक और गांव बसा करता था, जहां पर किसी जमाने में एक भयंकर बीमारी फैली थी और उस गांव के सारे लोग मर गए थे। वो इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है और तुम जिस बस में सफर करके आए हो वह बस भी उसी गांव के हाई वोल्टेज वाले बिजली के तारों के संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। बस लोहे और टीन के जले हुए ढांचे में बदल गई थी। लेकिन ऐसा सफर जो उस रात को मैंने किया, मुझसे पहले उस तरह का अनुभव किसी और को नहीं हुआ था। पता नहीं वह मेरे साथ ही क्यों हुआ था। और जहां तक नीमा गांव जाने वाली आखिरी बस का सवाल था, वह तो मेरे पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी और मैं जिनके घर जाने वाला था वह लोग मुझे वहां खुद लेने आए थे, लेकिन मुझे वहां मौजूद ना पाकर निराश होकर लौट गए थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस भूतिया बस से और शापित भूतिया गांव से जिंदा वापस बचकर आ गए, वरना अक्सर लोग वहां पर लापता हो जाते हैं और ना जाने कितने लापता हो चुके हैं जिनका कोई सुराग ही नहीं मिला। तो दोस्तों यह कहानी लिखी है कासिम अंसारी ने। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको।